तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों के पास चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इससे पहले जो टॉपिक अपने पास पढ़ करके आए हैं उसका नाम है स्पॉन्टेनिटी एंड एंट्रोपी। तो स्पॉन्टेनिटी एंड एंट्रोपी के बाद आपके पास जो अगला टॉपिक आने जा रहा है, इस टॉपिक का हमारे पास नाम होता है गिब्स एनर्जी चेंज, जिसको आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज जो कि रहेगा आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को याद होगा। पहला लॉ क्या बताता था हमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखा था हम लोगों ने? जो आपके पास डेल्टा यू है वो किसके इक्वल था? Q प्लस W। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गया था मेरे पास? हीट, और उसके साथ साथ वहां पे जो वर्क डन हुआ है, कितनी हीट सप्लाई हुई, कितना वर्क डन हुआ, तो इसका जो टोटल है वो क्या निकल करके आ रहा था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे सेकंड लॉ। और जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ पता है बना कैसे? जब आपके पास स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी जैसे जब दो टर्म्स आई तो उसके बाद एक सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। अगर आप सेकंड लॉ को देखोगे तो सेकंड लॉ आपको वैसा ही दिखेगा जैसा हम लोग इससे पहले पढ़ के आए। आप इसकी देखो डेफिनेशन देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये सारे के सारे मेरे पास कैसे प्रोसेस है? थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल है। ध्यान रहे, थर्मोडायनामिकली। थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल होने का मतलब ये होता है कि जब भी आपका कोई प्रोसेस ए से बी गया हो, मतलब अगर वो अपने पास आगे बढ़ गया तो उसके पास कई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो चेंज हो गई होंगी। ठीक है, चाहे वो मेरे पास एंट्रोपी चेंज हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी चेंज हो, चाहे वो एंथैल्पी चेंज हो, तो मैं इन सभी प्रॉपर्टीज को, या मैं बोलूं ये सभी जितनी भी क्वांटिटीज है, मैं इन सभी क्वांटिटीज को इनकी ओरिजिनल स्टेट तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए वो प्रोसेस कैसा मान लिया जाता है मेरे पास? वहां पर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। तो सेकंड लॉ क्या बता रहा है? सेकंड लॉ को बता रहा है जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सारे कैसे इरिवर्सिबल। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते थे? जो कि खुद से हो जाएंगे, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन है, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन है, ये सारे आपके पास थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज़ दीस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर उसके बाद वाली स्टेटमेंट देखो तो एक स्टेटमेंट और है, वो आपको क्या कह रही है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। एग्जांपल, हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर टू हॉटर बॉडी। क्या ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं क्या इससे पहले? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। जहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब जब भी हीट फ्लो करती है तो वो कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेंपरेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेंपरेचर। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मेरे को तो जबरदस्ती है कि भाई मेरे को कोल्डर बॉडी से जो हीट है वो किसकी तरफ लेकर के जानी है? हॉटर बॉडी की तरफ। तो ये चीज की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें क्या लगेगा? कि एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। प्रोसेस कैसा है मेरे पास? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये चीज आपको बताना चाहता है कि अगर आप एक एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी क्या किए जा सकते हैं? रिवर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, पर उसके लिए क्या लगेगा मेरे पास? एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक एक्सटर्नल एजेंसी वहां पर अपने को जरूरत होगी। फिर है कि द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। क्या ये बात सही है? क्या कह रहे हैं कि हम जितना भी वहां पर आपके पास वर्क डन होता है, सारा का सारा जो वर्क डन है, या मैं कहूं जितना भी कन्वर्जन है हीट का वर्क में, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं कि आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? साइड इफेक्ट। अभी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप इसको कैसे समझ सकते हो? हम लोगों के घरों में इतने सारे एग्जांपल है। जैसे लाइट्स होती है, लाइट्स को आपने देखा होगा कि लाइट्स का काम है लाइट देना, उजाला करना, रोशनी देना। उनका काम हीट देना नहीं है, गर्म होना नहीं है। पर आप चाह के भी वो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहो कि नहीं कि मैं कोई ऐसी लाइट लगा दूं जो गर्म ही ना हो, कि वहां से जो उसका हीटिंग इफेक्ट है वो जीरो हो जाए, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा जो वर्क डन है, जो कि इनपुट की फॉर्म में आया और जो वर्क डन आउटपुट की फॉर्म में आया, वो 100% कन्वर्ट नहीं हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास लाइट एनर्जी नहीं बन पाई। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी भी वेस्ट हुई है, क्योंकि वायर्स में रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब वैसे हमारे पास फैंस होते हैं। जब पंखा घूमता है तो पंखे का काम क्या है? पंखे का काम अपने को हवा देने का है ना। पर पंखे का भी अगर आप जाकर के उसका जो स्पिंडल होता है, अगर उसके नीचे आप टच करोगे जाके, तो पंखा भी गर्म हो रखा होता है। ठीक है, नॉइज भी करती है चीजें। जब जब आपके पास मोटर के मशीन पार्ट्स घूमते हैं, या कोई भी मशीन पार्ट अपने पास जब भी एक्शन में होगा, तो वहां पर नॉइज भी होगा। तो नॉइज तो नहीं चाहता आपने कि नॉइज है, पर वो आ रहा है। तो यही चीज आपको थर्मोडायनामिक्स में भी बताते हैं कि भाई जितना भी हीट का कन्वर्जन है ना, सारा का सारा हीट का कन्वर्जन 100% वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, 100% वर्क में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये जितनी डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, सारी की सारी डेफिनेशन मेरे पास सेकंड लॉ के, जिसमें अगला ये भी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं इसमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा आपको? एक एंट्रोपी इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा वहां पर। ठीक है, और इंक्रीज इन एंट्रोपी कैसे निकालते थे हम लोगों ने अभी इससे पहले करा था, जहां पर टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे बताते थे? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, क्योंकि अगर सिस्टम ने हीट लीव करी होगी तो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब कर ली होगी। तो अगर एक बॉडी की तरफ से हीट फ्लो करके दूसरी की तरफ जा रही है सराउंडिंग की तरफ, तो सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एंट्रोपी चेंज दोनों में साथ साथ आ रहा है।
ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, जो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दिन ब दिन जो हमारे पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या होती जा रही है, अपने पास बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे जो यूनिवर्स है, मैंने पहले भी आपको एक चीज क्लियर करी थी कि यूनिवर्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिवर्स क्यों लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स हियर, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग के लिए है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हो, उसके अराउंड कोई ना कोई सराउंडिंग होगी। तो आप जिस भी सिस्टम के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कोई वर्क डन कर रहे हो, चाहे उससे हीट निकाल रहे हो, उसको दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम और सराउंडिंग किसका पार्ट है, किसी यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, ऐसे यूनिवर्स में बतेरे सिस्टम्स और सराउंडिंग्स है। तो होगा क्या, वहां पे जो एंट्रोपी आपके पास चेंज आ रहा है, एंट्रोपी चेंज हमेशा इस बात को मेरे पास बताएगा कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार मेरे पास क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब ऐसा समझना कि जैसे हमारे पास स्कूल की लैब है, अब इंडिया में सिर्फ एक ही स्कूल थोड़ी है, हमारे देश में पता नहीं कितने सारे स्कूल्स होंगे। ठीक है, जिनका जो अपने पास काउंट है वो अच्छा खासा नंबर है, और अगर हर एक लैब में कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहां पर हीट एक्सचेंज हो रही है, कोई वर्क डन वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम में भी हो रहा, सराउंडिंग में भी हो रहा, और वो सिस्टम और सराउंडिंग किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। तो अगर इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट सोचो कि दुनिया भर में कितनी जगह हमारे पास हो रहे हो, तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कभी भी मेरे पास डिक्रीजिंग तो जा ही नहीं सकती है, कांस्टेंट भी नहीं हो सकती है। तो ये एंट्रोपी क्या हो रही है, हमेशा बढ़ ही रही है, ये हमेशा आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये था आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट। मैं आपको मेन बात बता देता हूं, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पता है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये बताना चाहता है कि हमारे लिए कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। मशीन कह दूं या मैं कह दूं कि आपके पास कोई भी इस तरीके का डिवाइस, कोई इस तरीके का इंजन या कोई भी इस तरीके की मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि 100% वर्क डन को कन्वर्ट कर दे, मतलब 100% इनपुट जो मिला वर्क की फॉर्म में वो 100% आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं तो इसलिए कहते हैं कि जो हीट है, सारी की सारी हीट को हम लोग यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपके पास एक लिमिटेशन होती है यहाँ पर। तो अब आते हैं आपके पास उस पार्ट पर जहां से बिल्कुल जो चैप्टर है आपका अभी फिनिश होने चला जाएगा, और इसका नाम है मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी। देखो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो गिब्स फ्री एनर्जी जो आपके पास रहती है, ये भी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, इस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो गिब्स फ्री एनर्जी का अपने पास जो फॉर्मूला है वो इस इक्वेशन से निकलता है। ठीक है, G इक्वल्स टू H माइनस Ts। ठीक, अब यहाँ पे जो गिब्स है, अगर मैं बात करूं G की, तो ये G किसको बता रहा है आपके पास, ये गिब्स एनर्जी है। H क्या होता था, H एंथैल्पी होती थी, T क्या था, T टेम्परेचर है, और S क्या है हमारी, ये आपकी एंट्रोपी होगी। ठीक है, अब हम लोग एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, यहां पर आप लोगों को है वो इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम होता है गिब्स हेमोल्ट्ज इक्वेशन। तो ये जो गिब्स हेमोल्ट्ज इक्वेशन है, अब आप इसको देखना कि ये बनती कैसे। चलो मान करके चलते हैं कि मेरे पास जो प्रोसेस है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस था। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो बताओ क्या कंसीडरेशन रहती थी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T कैसा हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोल दो कि भाई अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपकी जो गिब्स एनर्जी की यहां पर वैल्यू निकलेगी, तो G1 अगर मैं निकालूं तो G1 कितना निकल करके आएगा, H1 माइनस T S1। ठीक है, और वैसे जो G2 है, जो सेकंड गिब्स एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, H2 माइनस TS2। ये वाली इक्वेशन मैंने यूज करी, दोनों की अपने पास गिब्स एनर्जी निकाल दी। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है, जो नेट चेंज आ रहा है गिब्स एनर्जी में, चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो भाई देखो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर यूज करते हैं। मैं माइनस करने जा रहा हूँ इक्वेशन 2 में से किसको, इक्वेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल्स टू H2 माइनस TS2 और माइनस H1 माइनस TS1। तो H2 माइनस TS2 माइनस H1 और प्लस TS1, इनको ना रीअरेंज करके लिखने, देखो रीअरेंज करने का मतलब है H वाली टर्म्स को H के साथ, एंथैल्पी को एंथैल्पी के साथ लिखेंगे, H2 माइनस H1। अगर इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचा होगा, माइनस का अगर T कॉमन आ गया तो H2 माइनस H1 बचा या नहीं बचा, और इधर क्या बचा है मेरे पास, G2 माइनस G1।
अब ये जो G2 माइनस G1 आया है, G2 माइनस G1 को क्या लिख देंगे, ये आपके पास चेंज इन गिब्स एनर्जी है, तो डेल्टा G ये क्या बन गया डेल्टा H माइनस T, और ये क्या बन गया आपका डेल्टा S। ये लो, ये आ गई आपकी पास गिब्स हेमोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है, या गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, यही आपकी गिब्स हेमोल्ट्ज इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। यही है आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया आपके पास डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो क्या है, आपको ध्यान रहेगा कहां पर लगाना है, ये सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही ट्रू है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर क्या होता है अपने पास कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा G आ गया आपका डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के लिए, ठीक है, ये है आपका पहला गिब्स। अगला आ जाते हैं आपके पास फ्री एनर्जी चेंज पर। अब बात ये है कि ये जो आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखो आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ये क्या बताती है, बताती है कि किसी भी सिस्टम में अगर मेरे पास कोई भी यूजफुल वर्क डन है, ठीक है, सिस्टम हो सकता है कि वो कोई अपने पास प्रोसेस फॉलो करके आगे गया हो, तो आप मैक्सिमम कितना वहां पर यूजफुल वर्क डन किसी सिस्टम से ऑब्टेन कर सकते हो, तो इसका एक मेजर होती है। कौन होती है इसका मेजर, मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, कितना मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क आप किसी सिस्टम से ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये पता है किसके टर्म्स में बताया जाता है, ये बताया जाता है इन द टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। और इस गिब्स फ्री एनर्जी में भी आप एक चीज देखो, वो कह रहे हैं कि ये थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है सिस्टम की, जो कि जिसकी वैल्यू का डिक्रीज ये बताएगा। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का क्या बताएगा आपको, डिक्रीज, ठीक है। तो मेरे पास जो W यूजफुल है ना, या जो आपके पास यूजफुल वर्क डन है, कह रहे हैं ये हमारे पास डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी के बारे में आता है, ठीक है। तो ये जो गिब्स एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि डिक्रीज क्यों आया, अभी डिक्रीज आया कैसे, जरा इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए पता है किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आपने को बताना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताना है, वहां से इक्वेशन क्या निकल करके आएगी, डेल्टा U बिल्कुल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है कि डेल्टा U किसके इक्वल है, मेरे पास Q प्लस W के, ठीक है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो मेरे पास दो चीजें हो गई यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अपने पास जो Q है, Q की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, डेल्टा U प्लस माइनस W, ठीक है, डेल्टा U माइनस W। अभी जो वर्क डन है, देखो आपके पास जो वर्क डन है, इसका आगे जो नेगेटिव लगा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरे पास वर्क डन हो रहा था, अगर हम लोग वर्क डन की बात करें, अगर मैं वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ले लूं, ठीक है, सिस्टम पे वर्क डन होता है तो सिस्टम में वर्क डन कैसा माना जाता है, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम ने वर्क डन किया होगा तो कैसा लेते हैं हम लोग उसको, नेगेटिव ले लेते हैं। अगर ये W नेगेटिव का हो गया तो ये साइन नेगेटिव का आगे लगा है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसको सिस्टम के लिए ले रहे हैं, ठीक है, W को किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, सिस्टम के लिए। अगर ये सिस्टम ने किया है तो ये W की वैल्यू कैसी रही होगी आपके पास, माइनस, तो देयरफॉर Q की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डेल्टा U प्लस W। अब दो तरीके के वर्क होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो W है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो आपके पास वर्क डन है, अगर सिस्टम वर्क डन करेगा, तो अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो ये क्या करना चाह रहा है, अपने पास एक्सपैंड करना चाह रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो आपने बोला मैं नेगेटिव ले लेता हूं। तो हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, तो सिस्टम ने अगर वर्क डन करा है, तो वहां पर दो तरीके के वर्क डन है, एक वर्क डन तो हो गया एक्सपेंशन का, और एक वर्क डन कैसा रहेगा मेरे पास, नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक तो आ गया आपके पास Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W ऑफ एक्सपेंशन, और एक आ जाएगा मेरे पास वर्क डन ऑफ नॉन एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन भी लेकर के चल रहे हैं और नॉन एक्सपेंशन वर्क डन भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एट अ टाइम ना इससे ज्यादा कोई वर्क डन वहां पर अवेलेबल नहीं है। आप बात समझ रहे हो, ये क्यों लिखा है मैंने, ये होगा क्या, एट अ टाइम उस सिस्टम के पास एक तो वर्क डन है जो एक्सपेंशन के दौरान लग रहा है, और एक नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क डन होगा, ठीक है, कि आपके पास जो सिस्टम अगर वो खुद से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उसे वर्क डन करना है, और दूसरा आपके पास क्या अवेलेबल रहेगा वहां पर, नॉन एक्सपेंशन वर्क डन अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जो कि सिस्टम ने किया होगा बट नॉट फॉर द एक्सपेंशन। ये नॉन एक्सपेंशन वर्क डन है, जिसमें से जो वर्क डन है एक्सपेंशन का, इसको निकालना हम लोगों ने सीखा है, इसका फॉर्मूला क्या सिखाया गया था हम लोगों को, P डेल्टा P सिखाया था।
तो Q की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई यहाँ पर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस W ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये आ गया आपके पास नॉन एक्सपेंशन वाला, जिसमें से ये थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V को क्या बोलते हैं, डेल्टा H। तो डेल्टा H इक्वल होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसलिए अब क्या लिखा जा सकता है, Q इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, ये नॉन एक्सपेंशन वाला जो बोलते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर अब जरा इस Q को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखते हैं जो Q है इसको सब्स्टिट्यूट करने पर अपने पास क्या बनता है। तो यहां से जो Q आया था ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए इससे पहले एंट्रोपी में कि जो डेल्टा S है, डेल्टा S किसके इक्वल होता है, Q बाय T। ठीक है, जो भी आपके पास हीट आपने इन्वॉल्व कराई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से उस रिवर्सिबल चेंज में एंट्रोपी चेंज आया होगा एट द टेंपरेचर, तो डेल्टा S की वैल्यू होती थी Q रिवर्सिबल बाय T। तो मेरे को बताना है यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, T डेल्टा S आ गई, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो देखो क्या होता है, यहाँ पर Q की जगह आप लिखने जा रहे हो T डेल्टा S, तो T डेल्टा S किसकी इक्वल आ गया, डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको अगर इधर लेकर के आ जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो T डेल्टा S माइनस डेल्टा H इक्वल्स टू W नॉन एक्सपेंशन। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेल्टा G है, डेल्टा G किसकी इक्वल होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के। तो अगर मैं ऐसे माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेते ही ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S में। ये हो गया आपका W ऑफ, बिल्कुल आपको मेन चीज ये दिखानी है कि जो आपका मैक्सिमम वर्क डन वहां पर अवेलेबल है वो नेगेटिव, वो एक डिक्रीज बता रहा है गिव्स एनर्जी जी। अब वो आ गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S किसकी इक्वल था, डेल्टा G के, पर ये डेल्टा G किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। और ये किसकी इक्वल है मेरे पास, नॉन एक्सपेंशन के वर्क डन। तो ये जो नॉन एक्सपेंशन का वर्क डन है ना, जो आपके पास वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन है वो तो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, वो आपके पास कन्वर्ट हो गया था, वहां पर किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था आपने खुद देखा, ये अपने पास यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, एक्सपेंशन वाला वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन P डेल्टा V। पर एक जो नॉन एक्सपेंशन का वर्क डन आपके पास बचा था, ये नॉन एक्सपेंशन का वर्क डन आपको किसकी फॉर्म में दिख रहा है, देखो बात, इन द फॉर्म ऑफ गिव्स एनर्जी चेंज। और वो गिव्स एनर्जी चेंज कैसा है, डिक्रीजिंग वैल्यू। तो ये जो नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव आपको बता रहा है कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आई बात समझ में। तो ये रहता है अपने पास यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क डन है यहाँ पर समझ में, जो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन है। अगर मैं देखूं तो ये जो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन है सिर्फ यही आपके लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, W यूजफुल, क्योंकि भाई ये वो था जो आपके काम आ सकता है। क्योंकि बाकी जो अपने पास एक्सपेंशन वाला वर्क डन है वो तो क्या हुआ होगा, वो तो वहां पर मेरे पास इन दी फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चेंज पहले ही हो गया होगा। ठीक है, खत्म हो गया होगा जब वॉल्यूम चेंज हुआ। सिस्टम ने जब एक्सपैंड करना था, अपनी वॉल्यूम चेंज करनी थी, तो एक्सपेंशन वाला वर्क डन तो वॉल्यूम चेंज के लिए आपके पास वहां पर एग्जॉस्ट हो गया। तो जो अब यहाँ पर नॉन एक्सपेंशन का वर्क डन बचा है, इसी को तो आप बाहर निकाल सकते हो, इसी को तो डिराइव किया जा सकता है। इसका पार्ट तो कुछ डिराइव नहीं कर सकते हम लोग, तो इसी को चाहे कोई W यूजफुल कह दे, चाहे इसको कोई कह दे मेरे पास नेट अवेलेबल वर्क डन। तो नेट अवेलेबल वर्क डन सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है, आपके पास देखो जो अगला टॉपिक आने जा रहा है वो है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, अब जरा स्पॉन्टेनिटी को समझते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है या जो डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी को अपने पास किस तरीके से समझा सकता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो स्पॉन्टेनिटी समझी थी वो समझी थी इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। अब यहां पर इसको समझेंगे इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, इन द टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। चलो मान करके चलते हैं कि आपके पास ना अभी जितना भी हम लोग यहाँ पर इसके आगे जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वो हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। आपने टेम्परेचर और प्रेशर कैसा ले लिया यहाँ पर, कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज निकाल दें। सबसे पहले अगर एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो एंट्रोपी चेंज किसकी इक्वल होता था, Q बाय
ठीक है, पर इस Q को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, QP, जो कि आपको बताना है हीट चेंज या हीट इन्वॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एस किसके इक्वल हो गया, Q बाई टी के, जहां पर ये Q किसके इक्वल है भाई, मेरे पास QP लिख दिया मैंने उसको, ठीक है, ये आपको बता रहा है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कोई मेरे को बताएगा, हम लोगों ने एक एंथैल्पी चेंज निकाला था, डेल्टा एच की वैल्यू निकाली थी, जो कि डेल्टा एच, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच QP के। क्या याद है आप लोगों को ये चीज, एक डेरिवेशन कराया था आप लोगों को, एक हम लोगों ने वहां पे QC की वैल्यू निकाली, इसकी निकाली थी वैल्यू QP की, ठीक है, और एक हम लोगों ने वहां पर निकाला था टेम्परेचर के लिए, दोनों के लिए निकाला था, प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए। तो जो QP है वो किसके इक्वल आता था, डेल्टा एच की इक्वल आता था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूं, अगर मैंने इसको यहाँ पुट करा, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन गई मेरे को बताना, ये डेल्टा एच जो था ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, डेल्टा एच बाई टी के। आगे डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया मेरे पास, डेल्टा एच बाई टी। आई बात समझ में। लेकिन अब मैं आपको कहता हूं कि चलो भाई मान लेते हैं कि आपका जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो पूरी चीज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, सराउंडिंग के लिए। तो लेट Q amount of heat is सराउंडिंग रिलीज करेगा, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने मान लिया कि आपका जो हीट है, Q अमाउंट की हीट क्या करते हैं, Q अमाउंट की हीट जो मेरा जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग ने Q अमाउंट की हीट रिलीज करी, तो वो जो Q अमाउंट की हीट होगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब हीट अगर इवॉल्व हुई है, हीट रिलीज हुई है, तो कैसे साइन के साथ लेंगे उसको, नेगेटिव। तो Q के आगे नेगेटिव लगना चाहिए। अब यहाँ पर Q के आगे नेगेटिव लग गया है, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, माइनस क्यू बाई टी के। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको, जो डेल्टा एच है वो क्या था, QP के इक्वल था, तो यहाँ पे क्या ये माइनस बना रहेगा, क्योंकि हमने QP को क्या लिख दिया, डेल्टा एच लिख दिया, तो माइनस ये यहीं पे रहना चाहिए मेरे पास, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। तो ये जो चीज आई है, जो डेल्टा एच आया है, मेरे को बताना है एंट्रोपी चेंज किसका है अभी अपने पास, ये सराउंडिंग का है। ये डेल्टा एच किसका है अपने पास यहाँ पर, सराउंडिंग का है। कोई मेरे को बताएगा टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे निकलता था, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे निकलवाया था आप लोगों से, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ। तो अपने पास जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं इसको ना सिर्फ डेल्टा एस लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं इसको, सिर्फ डेल्टा एस, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आप निकाल चुके हो। तो जो मेरे पास टोटल एंट्रोपी चेंज था, ये टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आया है अपने पास, माइनस डेल्टा एच बाई टी, यही निकल करके आए हैं यहां से। अब क्या किया जा सकता है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा एस किसका हो गया मेरे पास, टोटल एंट्रोपी चेंज और प्लस डेल्टा एच बाई टी, यही होना चाहिए, टोटल एंट्रोपी चेंज प्लस डेल्टा एच बाई टी। आई इतनी बात समझ में। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने पास ना ये जो टी है, अब इस टी की अपने पास, या तो आप ऐसा कह दो कि मैं दोनों तरफ जो है वो टी से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहा हूं, ठीक है, या तो आप कह दो कि आपने सबकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करी है टी से, और नहीं तो आप क्या करो कि आप एलसीएम ले लो, ठीक है, जो आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर यहां से जो डेल्टा एस है टोटल, ये कितना निकल करके आ गया अपने पास, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई, ठीक है, यही निकल करके आएगा। देख लेना यहाँ पर कोई साइन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। डेल्टा एस टोटल जो था मेरे पास, डेल्टा एस टोटल कितना आया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस, ठीक है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज देखो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, ये टी डेल्टा एस हो गया, एलसीएम लूंगा तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी, यही बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, ये चीज आई समझ में, कैसे किया मैंने, वहां पर एलसीएम लिया। अब क्या किया जा सकता है, क्या वहां पर आपको दिख रहा है कि माइनस कॉमन ले सकते हैं, जैसे माइनस कॉमन लूंगा ये क्या बच जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। और डेल्टा जी किसके इक्वल हुआ करता था मेरे पास, डेल्टा जी किसके इक्वल था अपने पास, अरे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यही था।
तो ये आ गया आपका माइनस डेल्टा जी अपॉन टी। ठीक है, टोटल एंट्रोपी चेंज जो यहाँ पे निकल करके आ गया। आई इतनी बात समझ में कैसे निकाला गया टोटल एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अब अपने को पता है क्या करना है यहाँ पर। अब अपने को बस इतनी चीज यहाँ पे करनी है कि आपको टोटल एंट्रोपी चेंज पता होना चाहिए कि टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस रहना है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे डेल्टा जी पे क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है, पहले इतना नोट कर दो जल्दी से। ठीक है, तो ये डेल्टा एस जो टोटल है कितना आ गया मेरे पास माइनस डेल्टा जी बाई डी। तो इतनी चीज आई समझ में, यहाँ तक ये वाली इक्वेशन आई समझ में। अब इसकी टी की मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, इधर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे। तो आपके पास पी डेल्टा एस जो टोटल है वो किसके इक्वल आ रहा है अपने पास माइनस डेल्टा जी के। अब आप बस इतनी चीज याद रखना। अब एक बहुत सिंपल सी बात मेरे पास यहाँ पर सुनना आप लोग स्पॉन्टेनिटी के लिए। स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको चलो ये तो नहीं पता है अभी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू तो पता है ना। स्पॉन्टेनिटी के लिए स्पॉन्टेनिटी में मेरे को बताना कि जो अपने पास डेल्टा एस है वो क्या हुआ करता था, क्या पढ़ाया गया है आपको। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस कैसा पढ़ाया था हम लोगों ने कि टोटल जो आपके पास डेल्टा एस है, जो टोटल डेल्टा एस है ये पॉजिटिव होता था नेगेटिव होता था? पॉजिटिव। कैसा था आपके पास जो टोटल एंट्रोपी चेंज है ये आपके पास पॉजिटिव होता था। कैसा होता था अपने पास ये पॉजिटिव होता था। मुझे बताना अगर ये पॉजिटिव हो गई वैल्यू तो ये वैल्यू कैसी आएगी डेल्टा जी, ये नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? अरे ये वैल्यू प्लस आ भी जाए ना तो भी इसके आगे जो लगा हुआ नेगेटिव हो इस वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। तो अगर डेल्टा एस टोटल है, जो टोटल डेल्टा एस है अगर वो पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल होता था लेकिन डेल्टा जी कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। फिर होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए टोटल डेल्टा एस कैसा होता है नेगेटिव है। अब अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होती थी तो क्या पढ़ाया गया था आपको जीरो, और अगर ये जीरो तो वो भी जीरो। तो ये है अब आपके पास एक नया मेजर किस चीज के लिए स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा और पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे यूज हो रही है देखो, अगर आप देखोगे तो इसके आगे एक वर्ड जुड़ गया। अभी हम लोगों ने जो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी है यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यह स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड जहां पर भी आएगा, मैंने आपको कई बार बोला है स्टैंडर्ड का मीनिंग आप लोग ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड का मीनिंग वो आपको यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं वो रहता है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब है वो गिब्स एनर्जी चेंज जो कि मेरे पास नोटिस किया जाएगा जब आपके पास रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट हो रहे होंगे किसमें अपने पास प्रोडक्ट्स में। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रहेगी अपने पास 298 केल्विन का टेम्परेचर और 1 एटीएम का प्रेशर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी चेंज है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो मैं इसको लिख सकता हूं गिब्स एनर्जी चेंज विच टेक्स प्लेस, जो कि कब होता है अपने पास which takes place when reactants are converted into products। जब आपके पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट्स में। लेकिन यहां पे लिख देंगे अब हम लोग एक टर्म एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या रहेंगी? So standard conditions in a sense 298 केल्विन टेम्परेचर एंड कितना प्रेशर रहता था यहां पर 1 एटीएम का प्रेशर। ठीक है, तो कोई भी गिब्स एनर्जी चेंज जो कि मेरे पास यहां पे नोटिस किया जाएगा, अपने पास रिकॉर्ड किया जाएगा जब आपके रिएक्टेंट ने क्या करा होगा प्रोडक्ट में अपने पास कन्वर्जन करी होगी। लेकिन उस समय टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए मेरे पास 1 एटीएम का होना चाहिए। तो देखो इसको ना हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी नॉट से। ये वाला जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? डेल्टा जी नॉट से। ठीक है, ये जो नॉट लगता है ना, नॉट आपको बता रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में। डेल्टा जी था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया मेरे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आई बात समझ में? जहां पर इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां पे अगर किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है
तो ये निकाला जाता है आपके पास जितना भी सम है गिब्स एनर्जी चेंज का, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जरूरी रही होगी, और एक रहेगा मेरे पास गिब्स एनर्जी चेंज जो कि आपके पास रिएक्टेंट फॉर्मेशन के लिए जरूरी रही होगी। इन दोनों के डिफरेंस के अपने पास क्या होता है, यहां पर इक्वल होता है। तो समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ एफ ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको मैं पी लिख देता हूं, और माइनस समेशन डेल्टा एफ जी आर, ठीक है, जहां पर ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गई आपके पास, ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या आप कह दो समेशन है, समेशन का मतलब होता है सम, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये आपके पास सम है। नहीं, वहां पे नहीं है अभी, तो सम ऑफ गिब्स, ये आपके पास एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है, आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी। तो सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और वैसे ही हो गया आपके पास सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकाला जाएगा, उस रिएक्शन का जो आपको गिब्स एनर्जी चेंज है वो पता होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए टोटल कितना चाहिए था, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, गिब्स एनर्जी चेंज जो कि टोटल रिक्वायर्ड होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मुला रहने वाला है किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। अब आपके पास इसके बाद जो चीज आ रही है, वहां से अब आपका ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, जो कि रहेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डेल्टा जी नॉट या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या लेना देना है, जरा अभी उस पर भी नजर मार लेते हैं कि अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो अपने पास सिनेरियो क्या बनना चाहिए। तो अब आ जाते हैं आपके अगले टॉपिक पर, जो कि रहेगा मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन, अभी इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हुआ नहीं है तो अभी उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अभी सिर्फ हमें इक्वेशन समझनी है ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। सो रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग यहां पर एक रिलेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अब आप लोगों को ना एक यहां पर इक्वेशन बताई जाएगी, ठीक है, जिसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं देखना है, आपको बस उस इक्वेशन पे ध्यान देना है। जो इक्वेशन अपने पास यहां पे रहती है वो क्या रहती है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा जी माइनस आर टी लॉग क्यू, ठीक है। ये डेल्टा जी नॉट क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा जी क्या हो गया, सिर्फ गिब्स एनर्जी चेंज, ठीक है। उसके आगे स्टैंडर्ड वर्ड हम लोग को वहां पे यूज नहीं करना है। तो ये आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, बट ये कौन सा हो गया मेरे पास, स्टैंडर्ड कंडीशन का। यहाँ पे जो क्यू होता है, आपको पता है इस क्यू को क्या कहते हैं हम लोग, क्यू है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू ये या तो क्यूपी होता है या तो मैं इसको क्यूपी लिखता हूं। अगर इसको आपने क्यूपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपने कौन से फेज के लिए रखी है, यहाँ पे गैसियस फेज के लिए हुई है। और अगर ये क्यूसी लगा हुआ होगा तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन फेज में उसको नापा होगा, ठीक है। तो क्यूपी का मतलब है कि ये आपके पास गैसियस फेज के लिए रहेगा, और यही क्यू कभी कभी क्यूसी भी लिखा हुआ होता है, ये आपको बताता है यहां पर सॉल्यूशन फेज को, ठीक है। इसका मतलब है लिक्विड की यहां पर बात हो रही है। तो इतनी बात आई समझ में, यहां पर जो आपको ये चीज बताई गई है। अब मेरे को ये बता देना कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी के बारे में आपको कुछ बताया था। हम लोगों ने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना हो जाया करता था, 0, यही पढ़ा था अभी हम लोगों ने कल। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो इक्विलिब्रियम पे जो ये होता है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये क्यू ना किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है, जहां पर के क्या है मेरे पास, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। क्या है अपने पास है
ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो Q इक्वल्स टू K, कभी कभी ये KC भी लिखा हुआ होता है, तो K का मतलब यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम की बात होगी तो Q को किससे रिप्लेस कर देना है अपने पास, K से। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन है ना, अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी। ये जो डेल्टा जी नॉट है किसके इक्वल आ गया, माइनस आर टी, क्योंकि तो जीरो हो गया, और जीरो और माइनस दिस, तो जीरो माइनस ये माइनस का बचेगा, तो जीरो जो है जब उसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के। ये होता है अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, और किसके बीच में रिलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। तो अब आपसे जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, अब आपको क्वेश्चन इसी के बेसिस पे सॉल्व करने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था आपके पास यहां से आने वाला लास्ट फॉर्मूला, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, या मैं कहूं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी को किससे रिलेट करता है, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से करते हैं। न्यूमेरिकल यहां से आने वाले हैं, सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं, आसान न्यूमेरिकल रहते हैं, हार्ड कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर दो। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। लॉग कन्वर्ट भी कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो लॉग हमारे पास यूज हो रखा है, ये लॉग कौन सा है, ये नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग है, कौन सा लॉग रहा होगा ये आपके पास जो लॉग है, ध्यान रहिए हमेशा लॉग आपके पास नेचुरल फॉर्म में होती है, तो अभी इसका बेस क्या रहा होगा फिर, ई, ठीक है, यूलर्स नंबर। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताया गया था आपको, अगर इसे कॉमन लॉग में लाना है तो कॉमन लॉग में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होती थी, 2.303 से। अभी आपके पास कन्वर्ट हो गया है हमारा कॉमन लॉग में, मतलब लॉग टू द बेस 10, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास है, जिसमें से हम लोग लास्ट वाली यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग कौन सा लॉग सॉल्व करते हैं, हमेशा कॉमन लॉग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये था आपके पास इसमें लास्ट वाला पोर्शन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब यहां पे जरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इजी सा क्वेश्चन है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला टाइप है। क्यों है, अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें मेरे पास ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है आगे ओजोन में, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। कितने टेम्परेचर पे कन्वर्जन हो रहा है, 298 केल्विन पर, और आपको इस रिएक्शन के लिए ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, केपी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, गैसियस फेज का है, 2.47 इंटू 10 की पावर -29, क्योंकि गैसियस फेज की रिएक्शन थी अपने पास, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ करके आए अभी हम लोग यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट इज गिवन बाय, कैसे निकाला था हम लोगों ने डेल्टा जी नॉट, -2.303 आरटी लॉग केपी, ठीक है। तो 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या रहती थी, अच्छा आर क्या पुट करेंगे हम लोग, बिल्कुल आर की वैल्यू जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है कितना आएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आप लोग यहां पर भी चाहे तो इसको लिख लेना भाई, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इवन इस चैप्टर में तो बहुत बार आ गया है कि आर क्या होता है अपना, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन जो है वो अगर गैसियस फेज की दे रखी होती है तो कितना पुट करते थे इसको, 0.0821 लीटर एटीएम इनवर्स, और उसके बाद क्या आता था मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। 0.0821 लीटर एटीएम इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अब यहां पर आप लोग मेरे को बताना कि आपने मेरे को बोला कि आर की वैल्यू 8.314 पुट करनी है, क्या आप लोगों ने सही चीज बोली है क्या, यहाँ पर 8.314 पुट होना चाहिए, 0.0821 पुट होना चाहिए, जल्दी से बता दो। तो आर की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर 8.314, ठीक है। आप लोगों को अभी 8.314 ही रखनी है इसकी वैल्यू, 0.0821 यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 0.0821 जहां पे यूज करना होगा मैं आपको भी बताऊंगा जब हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे। ये 8.314 है। अच्छा टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, कितना केल्विन का टेम्परेचर था, 298 केल्विन, और यहां पर क्या आ रहा है लॉग आ रहा है, और लॉग में केपी की जगह क्या लिखना चाहिए, 2.47 इंटू 10 की पावर -29। अब बात क्या होती है कि अगर आप लॉग टेबल में देखोगे भी ना, तो लॉग टेबल में आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, 2.47 इंटू 10 की पावर -29, यहां पर आपको लगानी पड़ेगी लॉग की प्रॉपर्टी, ये है लॉग ए इंटू बी। अगर लॉग ए इंटू बी को देखें तो लॉग ए इंटू बी किसके इक्वल होता है मेरे पास, ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो log a प्लस log b के हिसाब से ये जो माइनस का 2.303 है, फिर उसके बाद आ रहा है 8.314 इंटू 298, इसको भी थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ देते हैं। अंदर आपके पास ये बनेगा log a प्लस log b, और उसमें भी अगला वाला क्या बन गया log 10 की पावर -29, मतलब log a की पावर b। log a की पावर b होता है b log a, इसका मतलब है ये आगे आ जाता है, ठीक है। log a की पावर b क्या होता है आपके पास,
बी लॉग ए। ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है। लॉग ए की पावर बी इक्वल्स टू बी लॉग ए, और वैसे ही लॉग ए इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, ये अपने पास किसके इक्वल होता है यहां से, लॉग ए प्लस लॉग बी के। क्या चीज, लॉग ए की पावर बी। तो लॉग ए की पावर बी तो किसके इक्वल आ गया, लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल आ गया। अब यहां पे अगर मैं इसको आगे बुला दूं तो अब अपने पास फाइनल एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको अब लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप लॉग टेबल की हेल्प नहीं भी लेना चाहते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बिना लॉग टेबल के भी आंसर्स निकल जाते हैं। मैं बता देता हूं कैसे। ये बन गया आपके पास log 2.47, और इसको अगर मैं देखूं तो ये अगर -29 आगे आएगा तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर क्या बच गया आपके पास, log 10। log 10 होता है 1। कितना होता है log 10 आपके पास, 1। इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 1, तो वहां पे बस माइनस का 29 छूटेगा। अभी जो 247 नंबर बना है ना 247, अगर 247 को आप देखोगे तो 247 को ना मैं ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, आप कैलकुलेटर से करोगे तो कैलकुलेटर से निकल जाएगी वैल्यू। मैं आपको बताता हूं, देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 0.3010। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठे हुए हो तो आपको यही चीजें काम आएंगी। और वैसे ही log 3 कितना होता है, ये होता है 0.4771। ठीक है, ये है log 2 और log 3। अगर मैं देखूं तो log 2 और log 3 के बीच में पड़ेगा कहीं 2.47, तो आप ना इसके बीच की कोई वैल्यू छांट लो। ठीक है, आप लोग इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो, और वो कितनी हो सकती है नियरली। इसको निकालने के लिए मैं आपको कह रहा हूं या तो आप इसके बीच की कोई वैल्यू ले लेना, क्योंकि जब आप टिक लगाओगे एग्जामिनेशन में कहीं बैठोगे तो आंसर आपको नियर अबाउट अपना मिल जाएगा। आप और एक्यूरेट मेथड पे जाना चाहते हो तो मैं तो सबसे अच्छा कहता हूं log 2.47 है ना, इस log 2.47 को किसके इक्वल मान लेना नियरली, कि ये किसके इक्वल है, इट इज इक्विवेलेंट टू log 2.5। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, 2.47 कह दूं, 2.5 कह दूं, लगभग बात एक है। अब सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, log 25/10, 25/10। अब क्या बन गया, log a अपॉन b, तो ये क्या आ जाएगा, log a माइनस log b। अब 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, और log 10 कितना होता है, 1। फिर log a की पावर b क्या होता है, b log a। 2 को आगे बुला दें, 298 है वो। ये 2 इंटू log 5 है। log 5 की जो वैल्यू होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस हो रहा है मेरे पास, 1 माइनस हो रहा है। आई बात समझ में, और हाँ बिल्कुल सही, 2 भी यहां पर था तो 2 भी मैं लिख देता हूं, 2 इंटू 0.699 माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई करके जब इसको देखोगे तो मल्टीप्लाई करके यहां से आंसर देखो कितना निकल करके आएगा, आंसर प्लस में आएगा यहाँ पे, वहां पे माइनस में आएगा। 1.398। तो देखो 1.398 को अगर देखें इससे 1 में से माइनस करें तो कितना बचेगा, सिर्फ 0.398। हाँ सिद्धार्थ बताओ, कैलकुलेटर से जब आपने log सॉल्व करा था तो कितनी वैल्यू आई थी 2.47 की, ये log 2.47 कितना आ रहा था, कितना आया था ये, क्या आया था आपके वहां पे आंसर कैलकुलेटर में, 0.39 आया था। मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करा, मैंने आपको बोला आप 2.47 को राउंड ऑफ करके 2.5 मान लो, आप देख लो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.398 आ रहा है। तो अगर आपके पास नहीं भी है लॉग टेबल तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आंसर निकाल दोगे, और ये चीज हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी एक्चुअल वैल्यू 0.39 है। अब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। जो भी है, मेरा काम यहां पर यह था कि क्वेश्चन की सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच मैटर करती है, वहां पर आंसर या सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है, आप अप्रोच सीखो मेनली। तो इसीलिए मैंने इधर आपको ये लॉग सॉल्व करके भी दिखाया। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लॉग टेबल हमेशा ही जरूरी होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको कोई लॉग टेबल रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे। ठीक है, हो जाएंगी चीजें, आपसे कर दोगे आप। देखेंगे जरा यहां पर, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, या मैं बोलूं उस तरीके के क्वेश्चन अभी हम लोग इक्विलिब्रियम जब चैप्टर करेंगे तो वहां तो भर भर के करेंगे। ठीक है, यहां पर अभी ये जो क्वेश्चन है पहली बार आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन पे पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है जो डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है ये 50% डिसोसिएट हो गया, तो आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है एट दिस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। लेकिन पता है बात क्या है सारी की सारी, जो डाइनाइट्रोजन यहां पर आपको दे रखी है, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड दे रखा है, आपको पहले पता होना चाहिए जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा।
तो पहले अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये N2O4 है, और जब N2O4 डिसोसिएट होती है तो N2O4 डिसोसिएट होने पर क्या बनाती है अपने पास? क्या बनता है N2O4 की डिसोसिएशन पर? ये बनाती है NO2, ठीक है। और अभी ये बैलेंस नहीं है, अगर मैं इधर लिख दूं 2 तो ये बैलेंस भी हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे? ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो है आपके पास, ये N2O4 से NO2 तक जा रही है, तो आपके पास क्या होगा? जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है ना, उसमें चेंज आएगा। पार्शियल प्रेशर का टॉपिक अभी हम लोगों का नहीं हो रखा है, क्योंकि अभी हमने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन होती है ना, एक होती है कंसंट्रेशन जब आप उसको लेते हो इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी, लेकिन जब गैसेस की बात करी जाती है तो गैसेस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसको भी अच्छे से समझेंगे, अगली बार तो पूरा चैप्टर इसके ऊपर आपको अगले साल देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में क्या है, शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग मोल्स को लेकर के चलते हैं। मेरे को बताना यहां पर कितने मोल यूटिलाइज हो रहे हैं इसके शुरुआत में? ये 1 मोल है, ठीक है। तो जब तक आपकी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ी है, भाई शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में प्रोडक्ट तो नहीं बनता ना, क्या रहता है आपके पास? वहां पे पूरा का पूरा वेसल में क्या रहा होगा? सिर्फ पूरा N2O4, तो ये तो 1 मोल ही रहेगी पूरी, और ये कितना रहा होगा आपके पास? ये तो होगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते चले जाएंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कम होते चले जाएंगे। यही हो जाएगा, यही चीज होनी चाहिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां पे देखो, पहले आप यहां पे देखो, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने फॉर्म होंगे? यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे, यहां पर 1 का पहली बात तो डबल हो रहा है, ठीक है। अगर आपने बोला कि जो मेरे पास चेंज आया, मैंने मान लिया कि चलो x मोल्स का चेंज आया, तो पता है यहां पर वो चेंज कितने का नोटिस होगा? 2x का, क्योंकि जो भी चीज बनेगी यहां पर 1 का डबल होगी, 1 का डबल चल रही है। तो अगर आपने बोला इसमें x मोल्स की कमी आई, तो इसमें x मोल्स की बढ़ोतरी हुई होगी, पर कितने के लिए होगी? 2 के लिए, तो 2x, ठीक है। आई बात समझ में? इतनी चीज आई यहां पर। इन्होंने बोला है कि जो डिसोसिएशन है वो कितना हो रहा है? 50% हो रहा है, तो x नहीं लेना है। x क्यों लेना? फिर 50% डिसोसिएट हुआ ना, अगर 50% डिसोसिएट हुआ तब तो ठीक है। वैसे इस केस को भी आप लिख करके चलो, ठीक है, ये अभी आपको आगे काम आएगा। इस केस में तो गिवन है कि डिसोसिएशन कितनी हो रही है मेरे पास? 50% की हो रही है, ठीक है। जहां पर नहीं होगी वहां पर कितना लेना, फिर आप लोग उसको वहां पे x लेकर के चलना, ठीक है। जहां पे गिवन होता है वहां पे देखते हैं। तो अगर 50% डिसोसिएट हुआ है, तो 50% डिसोसिएट होने का मतलब है क्या है? ये 1 मोल था, ठीक है। 1 मोल का यहां पर क्या हो गया होगा आफ्टर 50% डिसोसिएशन? ये जो 1 माइनस एक्स है किसके इक्वल आना चाहिए? 0.5 आना चाहिए, आधा हो गया। लेकिन आप मेरे को इधर बता सकते हो इधर क्या होगा? इधर कितना आंसर आएगा आपके पास? 1 मोल आएगा, क्योंकि 1 का डबल हो रहा है। जो भी चेंज आएगा उसका आपको क्या करना है? यहां पर ट्वाइस करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे यहां पर तो अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी? पार्शियल प्रेशर की, ठीक है। तो इनिशियली जो आपका प्रेशर है, जब वो नपेगा, तो प्रेशर बाहर कितना मौजूद है मेरे पास? 1 एटमॉस्फेयर का, ठीक है। दोनों के लिए 1 एटमॉस्फेयर है, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप दूसरे वाले की बात करो, जो कि अपना N2O4 है चाहे NO2 हो, दोनों के लिए जो प्रेशर अवेलेबल है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो अब जरा निकाल देते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास प्रेशर चेंज आया है वो कितना है, ठीक है। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर रेशियो की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा इसको रेशियो में लेकर के। पहले मेरे को यहाँ तक बताना, यहाँ तक समझ आया है नहीं? अभी प्रेशर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले आप मोल्स तक बताओ। मोल्स तक आगे यहाँ पर समझ में, मोल्स में चेंज कैसे निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, अभी इक्विलिब्रियम में भी आएंगे इसके क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आपको मोल्स में डिसोसिएशन वाला पार्ट पहले ही बता दिया, डिसोसिएशन कैसे करना है। ये तो गिवन था, यहाँ पे 50% डिसोसिएशन हो रहा है तो डायरेक्टली निकल गई वैल्यूज, ठीक है। जहां पे नहीं होगा फिर वहां पर आपको खुद से निकालना पड़ता है। तो अब अपने पास ये जो रिएक्शन हुई है, जिस भी वेसल में हुई होगी, ये जिस भी वेसल में रिएक्शन हुई होगी, आप लोग मेरे को ये बताना कि जो आपके पास यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है, 1 मोल था, 0.5 मोल आया है, 1 मोल आया आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास टोटल मोल्स कितने निकल करके आ रहे हैं? 1.5 निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप प्रेशर निकालोगे, सबसे पहले किसका प्रेशर निकाल देते हैं? N2O4 का। तो जब आप N2O4 का प्रेशर निकालोगे तो कितने मोल्स हैं इसके आफ्टर डिसोसिएशन? 0.5। और टोटल मोल्स कितने थे मेरे पास अवेलेबल? 1.5। और बाहर प्रेशर कितना अवेलेबल है आपका? 1 atm। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब आप यहां से निकालोगे कितना हो गया? 1/3 हो गई वैल्यू। तो ये आंसर कितना आ गया यहां से? 1/3 atm, ठीक है। तो मेरे को इतना तो पता चल गया कि जो प्रेशर है ना N2O4 का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना बना रहा होगा वहां पर?
1/3। कितना बनाता हुआ दिख जाएगा आपको? वो 1/3 बनाता हुआ दिख जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम लोग किसका प्रेशर निकालेंगे? हमारे NO2 का। अगर आप NO2 का निकालोगे तो NO2 ने 1 मोल पर, ठीक है, 1 मोल के लिए अगर मैं देखूं तो इसने 1 मोल की फॉर्मेशन करी थी आफ्टर डिसोसिएशन, किस में से? 1.5 में से। इसकी मल्टीप्लाई भी किससे हो रही होगी? 1 से हो रही होगी। अब आप डेसिमल हटा दो, यहाँ पे ऊपर 10 आ गया, 5 2 जा 3 जा। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट कराएगा ये? 2/3 ATM। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। अब ये चैप्टर हुआ नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऊपर रखी जाती है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और नीचे रखी जाती है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन जरूरी बात क्या होती है कि उसका जो कोफिशिएंट है, जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है, वो उसकी पावर में भी रेज होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो अपने को यहां पर केपी निकालना पड़ेगा। केपी में क्या आएगा? एक तो आएगा आपके पास प्रेशर ऑफ NO2, क्योंकि प्रोडक्ट एंड साइड पर NO2 है, और किससे डिवाइड कराएंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे NO2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो आपको पता है आपको इसकी पावर में क्या रेज करना पड़ेगा? 2। तो जो भी आपका मोलर कोफिशिएंट होता है, मोलर कोफिशिएंट जाकर के पावर में रेज हो जाते हैं। आई इतनी बात समझ में? चलो अब यहां से केपी की कैलकुलेशन कर दें। कितना आ रहा था NO2 का? NO2 का कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। तो 2/3 का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आएगा मेरे पास? 1/3। तो ये बन गया 4/9/1/3। आपके पास केपी की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई हमारे केपी की वैल्यू? 4/3। क्या कर लोगे आप इसके बाद? अब क्वेश्चन, ठीक है, अब क्या करना है? क्वेश्चन में आपको केपी की वैल्यू पुट कर दी है। भाई हमारे फॉर्मूले में डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log केपी। ठीक है, केपी नहीं पता था आपको, मैंने आपको निकाल के दे दिया। कितना आ रहा है? 4/3। लॉग सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा log 4/3, मतलब log 4 माइनस log 3। log 4 होता है 0.6020 और log 3 होता है 0.4771। आर आपको 8.314 रखना है। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? टेम्परेचर को अगर आप देखोगे तो 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन 60 डिग्री पुट नहीं करेगा कोई भी। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले हम लोग यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन आपका यहाँ पर जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, इस बार देखो उल्टा पूछ लिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछ लिया 400 केल्विन पर, और आपको ना इन्होंने ये डेल्टा H0 दे रखा है। ठीक है, और H0 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता था? H क्या होता था मेरे पास? डेल्टा H किसको बताता है? H इंथैल्पी। ये आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी है, ठीक है, रिएक्टेंट्स के लिए। और वैसे ही आपको एंट्रोपी चेंज दे रखा है। अच्छा, ये क्यों दे रखा होगा? इसका क्या काम है? कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है क्या आपको डेल्टा H से और इससे? बिल्कुल, सबसे पहले गिब्स एनर्जी कैसे निकलेगी? डेल्टा G इज गिवन बाय डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यही करा था कल जब वो डेल्टा G था। आज तो डेल्टा H और ये डेल्टा S होते थे। अगर अब इनके ऊपर नॉट लग गया है तो यहां डेल्टा G पे भी क्या लग जाएगा? नॉट। तो डेल्टा G नॉट कैसे निकलेगी आज? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। ठीक है, सारी चीजें गिवन है। सबसे पहले आपका काम क्या है? किसको कैलकुलेट करना है मेरे पास यहां पर? डेल्टा G नॉट को। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे फॉर्मूले पे, जहां पर डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होता है? -2.303 RT log K के। ठीक है, आर आप पुट कर ही दोगे, टेम्परेचर आपको दे रखा है और K की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे ना आपको एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए डेल्टा G नॉट की वैल्यू। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं डेल्टा G नॉट। देख लेते हैं आपका डेल्टा G नॉट कितना आ रहा है। डेल्टा H नॉट है, अच्छा ये 80 किलो जूल है, ये जूल में, तो 80 किलो जूल दे रखा है, तो ये तो करना पड़ेगा आपको 80,000 माइनस T। टेम्परेचर कितना हो गया आपका? कितना केल्विन है टेम्परेचर? 400 इंटू डेल्टा S नॉट कितना है? 120। तो 80,000 माइनस 48,000, तो 80 में से 48 आएगा, कितना बचेगा? 32। तो ये आ रहा है 32,000 जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा G नॉट की जो वैल्यू है ये आपके पास इतनी निकल करके आ जाएगी। यहां पे आगे बढ़ेंगे, मिल गई आपको वैल्यू। यहां पे आप किलो जूल में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, पर इसको अगर मैं जूल में रखूंगा तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी उसी हिसाब से बनेगा। तो 32,000 में पुट कर रहा हूं -2.303। तो आर भी अब जूल के हिसाब से लेंगे तो 8.314
टेम्परेचर कितना लेना था भाई, 400 इंटू लॉग के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो फटाफट से कितना आ रहा है ये, देखो जरा इसको मल्टीप्लाई करके। तो जब हम लोगों ने देखो इसको सॉल्व किया, यहां पे कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आई, ये आपका log k जो है ये किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, -4.17 के। तो k किसके इक्वल हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग निकालना है आपको, -4.17 का। ठीक है, तो अब आप इसका एंटीलॉग यहां पर सॉल्व कर लोगे और एंटीलॉग सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू यहां पर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, या आपके पास कोई भी नंबर होता है तो उसके बारे में हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, तो आप लोग उसको यहाँ पर अप्लाई करना और उसके बेसिस पे इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेना। ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि कम से कम आप लोग इसका आंसर तो निकालो। लॉग टेबल यूज करना चाहते हो, लॉग टेबल से भी आंसर निकल जाते हैं, और नेगेटिव्स में अगर आप एंटीलॉग निकाल रहे हो तो लॉग टेबल ही यूज करना, आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, उनको मैं अलग से बता दूंगा कि लॉग टेबल जो रहती है, लॉग टेबल की हेल्प से आपको कैसे एंटीलॉग्स यहाँ पे निकालने, स्पेशली नेगेटिव नंबर्स के। तो यहाँ पर इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो हमारे पास होता है खत्म। ठीक है।